नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की विषय हिंदी के काव्यखंड के पाठ संख्या 12, जो कि एक कविता है और जिसका नाम है मातृभूमि, आज उसे हम पढ़ेंगे। बच्चों, मातृभूमि कविता पढ़ने से पहले हम कविता के कवि का एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे। आइए उनके संक्षिप्त परिचय को जानते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, यह तस्वीर है अरुण कमल जी की। अरुण कमल आज की कविता मातृभूमि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके कवि हैं। कवि अरुण कमल का जन्म 15 फरवरी 1954 ईस्वी को हुआ। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है नासरीगंज, जिला रोहतास, बिहार। यानी ये रोहतास के रहने वाले थे। इनके माता पिता की यदि बात करें तो इनके माता का नाम है सुरेश्वरी देवी तथा इनके पिता का नाम है कपिल देव मुनि। अरुण कमल जी की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अनेक गांव और कस्बों में हुई, जैसे बारुण में, शेरघाटी, गया, कुदरा आदि जगह। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा हसन बाजार से हासिल की। उच्च शिक्षा की यदि हम बात करें तो इन्होंने पटना विश्वविद्यालय पटना से उच्च शिक्षा ग्रहण की। अरुण कमल को कई पुरस्कार भी मिले थे, जिनमें भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार सन 1980 में मिला, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1989 में, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1990 में, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1996 में। इन्हें शमशेर सम्मान 1997 में मिला। नए इलाके में कविता संकलन के लिए अरुण कमल को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1998 में मिला। यही वह कृति है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनके सम्मान के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जिस प्रकार इन्हें पुरस्कार कई मिले, वैसे ही इन्होंने सम्मान भी कई प्राप्त किए हैं, जैसे एफ्रो एशियाई युवा लेखक सम्मेलन, स्राजाविले कांगो में भारत के प्रतिभागी, साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद एवं सलाहकार समिति के सदस्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला की सोसाइटी के सदस्य, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की कार्य समिति के भी सदस्य रहे। आगे हम जानेंगे इनके और परिचय के विषय में। यदि हम इनके यात्राएं की बात करें तो अरुण कमल जी ने कई साहित्यिक यात्राएं की हैं, जिसमें कांगो, रूस, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान एवं म्यांमार शामिल है। पत्रकारिता के क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रभात खबर से ये जुड़े रहे। रांची के लिए अनुस्वार नामक अनुवाद स्तंभ सदैव लिखते रहे। नवभारत टाइम्स पटना के लिए जन गण मन स्तंभ में कई टिप्पणियां भी लिखी हैं। इन्होंने लिटरेट वर्ल्ड नामक इंटरनेट पत्रिका के लिए भी स्तंभ लेखन का कार्य किया है। अरुण कमल की कविता संग्रह की बात की जाए तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह है अपनी केवल धार। अपनी केवल धार के अंतर्गत एक धार कविता है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई।
उसकी पंक्ति है, अपना क्या है इस जीवन में, सबका लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। यह पंक्ति साहित्यिक जगह में समय समय पे गूंजती है। साथ ही साथ इन्होंने सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार कविता संग्रह लिखा। यदि इनकी आलोचना पुस्तक की बात करें तो कविता और समय नामक एक आलोचना पुस्तक इन्होंने लिखा है। इन्होंने अनुवाद के भी कई कार्य किए हैं। वियतनामी कवि तो हू की कविताओं, टिप्पणियों पर इन्होंने पुस्तिका लिखी है। रूसी कवि मायकोवस्की की आत्मकथा भी इन्होंने अनुवादित की है। अंग्रेजी में वॉइसेस नाम से भारतीय युवा कविता भी इन्होंने उसका भी अनुवाद किया। किपलिंग का जंगल बुक भी इन्होंने अनुवाद किया है। साथ ही साथ देश विदेश के अनेक साहित्यकारों की कविताओं और लेखों के अनुवाद और पत्र पत्रिकाओं में उन्हें प्रकाशित कराया। अनेक देसी विदेशी भाषाओं में कविताएं अनुदित की। उर्दू तथा पंजाबी में कविता पुस्तकें भाषांतरित रूप में प्रकाशित किया। संप्रति पटना विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ आलोचना पत्रिका के संपादक। बच्चों, हमने अभी अभी अरुण कमल का एक बड़ा ही विशद और व्यापक साहित्यिक परिचय जाना है, जीवन परिचय जाना है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा आयाम है जो अरुण कमल जहाँ नहीं पहुँच सके। चाहे अनुवाद की बात की जाए, कृतियों की बात की जाए, सम्मान की बात की जाए, पुरस्कारों की तो श्रृंखला ही बनी हुई है। आपने पढ़ा और जाना तो अरुण कमल, और सबसे बड़ी विशेषता है कि अरुण कमल अंग्रेजी के प्रोफेसर होने के बावजूद हिंदी में इनकी कविताएं इतनी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुई। और लोकप्रियता का आलम यह है कि इनकी पुस्तकें, इनकी रचनाएं हिंदी पाठकों तक उनके पाठ्यक्रम में भी उपस्थित है। बच्चों, अभी अभी हमने अरुण कमल का जीवन परिचय जाना। आइए अब हम इनके साहित्यिक परिचय को जानते हैं। अरुण कमल के साहित्यिक परिचयों में सबसे बड़ा परिचय है कि ये कवि किस काल के हैं। अगर बात की जाए तो ये समकालीन कवि हैं। समकालीन कवि यानी जो अभी चल रहा है, वर्तमान समय के। 20वीं सदी के 8वें दशक में इन्होंने लेखन प्रारंभ किया था। 1980 के आसपास हिंदी के प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अरुण कमल की रचनाओं में प्रगतिशीलता दिखाई पड़ती है, साथ ही साथ यथार्थवादी भावधारा है। कहीं कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि जो हम यथार्थ में भोग रहे हैं, जो हमारे समक्ष है, उस पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। अरुण कमल की कविता जन सामान्य की पक्षधर है। जन सामान्य कौन है? जन साधारण लोग, वे लोग जो हमारे आसपास बिल्कुल साधारण स्थिति में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अरुण कमल उन पर लिखते हैं। वर्तमान व्यवस्था व अन्याय का विरोध शालीनता के साथ। अरुण कमल की लेखनी में एक शालीनता है। वह विरोध तो करते हैं वर्तमान व्यवस्था का, अन्याय का, किंतु बेहद शालीन तरीके से। इनकी कविताएं समकालीन कविता के अंतर्गत आती है। चूँकि यह स्वयं एक समकालीन कवि हैं, इसलिए इनकी कविता समकालीन कविता कहलाती है। इनकी कविताओं में नवीनता एवं मौलिकता है। हर रचना में आप देखेंगे, प्रत्येक रचना में एक नवीनता है। कोई रचना
एक दूसरे पर आरोपित नहीं है और मौलिकता है, कहीं से कोई बात ली गई नहीं है। जो इन्होंने देखा, जो समाज के कई अछूते अंग हैं, उन लोगों की ओर इनकी दृष्टि गई और इन्होंने मौलिक रचना की। इनके दृष्टिकोण, सोच और संवेदना में दृढ़ता, गहराई, व्यापकता और अमोघता है। लेखन में उत्तरोत्तर निखार एवं विकास होता जा रहा है। चूँकि अरुण कमल एक बेहद शालीन और यथार्थवादी भावधारा के कवि हैं, तो इनकी लेखनी निरंतर उस ओर अग्रसर है जहाँ इनकी लेखनी में निखार और विकास हम आसानी से देख सकते हैं। आइए इनके साहित्यिक परिचयों को और जानें। कविता और कवि कर्म में संशय रहित गहरी निष्ठा। कहने का अर्थ है कि कविता कैसी होनी चाहिए और कवि का कर्म क्या होना चाहिए। कवि का कर्म ही कविता की रचना करता है। अरुण कमल जब कवि कर्म कर रहे होते हैं तो वह किसी भी प्रकार के संशय और पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहते, बल्कि बड़ी ही गहरी निष्ठा के साथ अपने कर्म में तल्लीन रहते हैं। जीवन, मनुष्य, समाज और इनकी बेहतरी के लिए किए जा रहे अनवरत कर्म एवं श्रम में इनका अटूट विश्वास है। इनका मानना है कि जब हम मनुष्य के जीवन का और इस समाज का जब हम लिखते हैं, उनका चित्रण करते हैं, तो हमेशा उनकी बेहतरी की गुंजाइश बनी होनी चाहिए। उनका श्रम में अटूट विश्वास है। अरुण कमल ने परंपरा से अपना एक जीवंत और स्वतंत्र संबंध बनाया है। उनकी परंपरा में हिंदी, भारतीय और वैश्विक प्रविष्टियाँ भी हैं। कहने का अर्थ है कि इन्होंने एक जीवंत स्वतंत्र परंपरा बनाया है जिसमें हिंदी शामिल है। हिंदी कहने का अर्थ है इनकी भाषा। ये मातृभाषा के पक्षधर हैं। इनका मानना है कि अपनी भाषा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ भारतीयों की चर्चा है, यानी हम भारतवासियों की, और वैश्विक प्रविष्टियाँ की भी बात है, यानी भाषा और भारतीय केवल इसी दो आधार पे नहीं, बल्कि पूरे विश्व के संदर्भ में इन्होंने अपनी भाषा और अपने लोगों के विषय में सोचा है और उन पर लेखनी चलाई है। यही कारण है कि महाश्वेता देवी का एक कथन आया था हिंदुस्तान में, जो कि वह पटना से जो हिंदुस्तान पत्र निकलता है, 8 जुलाई सन 2007 को महाश्वेता देवी का एक कथन हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित हुआ था। इन्होंने अरुण कमल के विषय में लिखा था, अरुण कमल ने जीवन के सौंदर्य और संघर्ष दोनों को नए बिंबों में प्रकट किया है। वे खेतों, बधारों और मैदानों के कवि हैं। उनकी कविताएं मनुष्य के स्वाभिमान के लिए संघर्ष करती हैं। कितने कम शब्दों में महाश्वेता देवी ने अरुण कमल का एक संपूर्ण परिचय दे दिया है। जीवन के सौंदर्य और संघर्ष, जीवन में दोनों है, सौंदर्य भी है और संघर्ष भी है। अरुण कमल ने दोनों को बहुत ही बेहतर ढंग से अपने काव्य में स्थान दिया है। वे कहती हैं कि खेत, बधार और मैदानों के कवि हैं अरुण कमल, यानी ज़मीन से जुड़े हुए और ज़मीन के लोगों से जुड़े हुए। उनकी कविताएं मनुष्य के स्वाभिमान के लिए संघर्ष करती हैं। वे प्रत्येक मनुष्य को उनके स्वाभिमान से तौलते हैं। उनका मानना है कि हर मनुष्य का अपना एक स्वाभिमान है, वह चाहे जिस वर्ग का हो, जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस कर्म का हो, चाहे जिस पेशे का हो। इस प्रकार महाश्वेता देवी ने बहुत ही कम शब्दों में अरुण कमल के
जीवन से लेकर के साहित्य तक का परिचय दे डाला है। तो बच्चों, हमने कवि अरुण कमल के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचयों को जान लिया है। आज जब हम कविता पढ़ने जा रहे हैं जो अरुण कमल की रचना है मातृभूमि, इसको पढ़ने से पहले आइए कविता के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हम जानें। पुस्तक में संकलित कविता मातृभूमि कवि के नवीनतम कविता संग्रह पुतली में संसार से ली गई है। हमने जीवन परिचय में भी पढ़ा था कि इनका एक कविता संकलन है पुतली में संसार। मातृभूमि शीर्षक कविता अपनी विषय वस्तु, संवेदना और कलात्मकता के कारण समसामयिक कविता का एक दुर्लभ उदाहरण है। इस कविता में जननी, मातृभूमि और मातृभाषा की मातृ प्रतिमाएं एक दूसरे में घुल मिलकर एकाकार हो जाती हैं। माँ, मातृभूमि और परोक्षतः मातृभाषा की यह संश्लिष्ट प्रतिमा व्यक्ति, देश और काल की सीमित परिधियों से मुक्त होकर एक ऐसी विराट चेतन सत्ता बन जाती है जो दुख, ताप, रोग, शोक को हरने वाली, करुणा तथा तृप्ति सुख, शांति प्रेम और वात्सल्य से भरी हुई है। बच्चों, अभी अभी हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य जाना, इसके अंतर्गत यह बात सामने आती है कि मातृभूमि कविता जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीज़ें स्पष्ट तौर पे आई हैं। एक तो जननी जो कि मातृभूमि के रूप में, एक भाषा मातृभाषा के रूप में, और फिर कवि स्वयं बच्चे बनकर यहाँ खड़े होते हैं और साथ ही साथ भारत के कई भूभागों के बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बच्चों, इस कविता में भारत जो हमारी मातृभूमि है उसकी वत्सलता, उसके प्रेम, उसके स्नेह की बात दिखाई पड़ती है। तो आइए हम देखें कि मातृभूमि कविता से कवि हमें क्या बतलाना चाहते हैं। कविता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। पहले मैं कविता का वाचन करूंगी, तत्पश्चात हम कविता की प्रत्येक पंक्तियों का अर्थ भी जानेंगे। स्क्रीन पर कविता आ चुकी है। मैं पहले कविता का वाचन करती हूँ। आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूँ आसमान और धरती के बीच, तब अचानक मुझे लगता है यही तो तुम हो मेरी माँ, मेरी मातृभूमि। धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया है कि मुझे रास्ता तक नहीं सूझता, और मैं मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता हूँ तुम्हारी ओर, जैसे वह समुद्र जो दौड़ता आ रहा है छाती के सारे बटन खोले हाहाता, और उठती है शंख ध्वनि कंदराओं के अंधकार को हिलोड़ती। ये बकरियां जो पहली बूंद गिरते ही भागी और छिप गई पेड़ की ओट में। सिंधु घाटी का वह सांड चौड़े पट्टे वाला जो भीगे जा रहा है पूरी सड़क छेके। वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह। घर के आंगन में वो नवोढ़ा भींगती नाचती, और काले पंखों के नीचे कौवे के सफ़ेद रोए तक भींगते, और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था। ये सब तुम ही तो हो। कई दिनों से भूखा प्यासा तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था चारों तरफ। आज
जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की। लगता है मेरी माँ आ रही है, नक्काशीदार रुमाल से ढकी तस्तरी में। खुबानियाँ, अखरोट, मखाने और काजू भरे। लगता है मेरी माँ आ रही है, हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए। ये सारे बच्चे तुम्हारी रसोई की चौखट पर कब से खड़े हैं माँ। धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहला, फिर धूसर। छप्परों से इतना धुआं उठता है और गिर जाता है, पर वहीं के वहीं हैं घर से निकाले ये बच्चे तुम्हारी देहरी पर। सिर टेक सो रहे माँ ये बच्चे काला हांडी के। ये आंध्र के किसानों के बच्चे, ये पलामू के, पट्टन, नौरौदा, पटिया के बच्चे। ये यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो माँ, इनके भींगे केस संवार दो अपने श्यामल हाथों से। तुम किसकी माँ हो मेरी मातृभूमि। मेरे थके माथे पर हाथ फेरती तुम ही तो हो, मुझे प्यार से तकती और मैं भींज रहा हूँ। नाच रही धरती, नाचता आसमान, मेरी कील पर नाचता नाचता मैं खड़ा रहा भींजता बीचों बीच। बच्चों, अभी अभी हमने मातृभूमि कविता का वाचन किया। आपने देखा होगा कि कविता शुरू में आशावादी और प्रकृति से जुड़ी हुई है, किंतु जैसे जैसे कविता अपने चरम पे पहुंचती है, वह किसी खास क्षेत्र के बच्चों को द्योतित करती है और कवि अपनी माँ से आग्रह करता दिखाई पड़ता है कि वह किसकी माँ है। वह यह सवाल अपनी मातृभूमि से पूछता है कि तुम किसकी माँ हो। बच्चों, हमने कविता का वाचन किया। आइए अब इसके प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को जानें। कविता हमारे सामने है। कवि कहते हैं, आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूँ आसमान और धरती के बीच। कवि स्वयं को एक शाम भींजते हुए पाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि आज जब मैं भींज रहा हूँ तो मेरे ऊपर आसमान है और पैरों तले ज़मीन। मैं आसमान और धरती के बीच भींज रहा हूँ। तब अचानक मुझे लगता है, यही तो तुम हो मेरी माँ, मेरी मातृभूमि। कवि को भींजते भींजते एहसास होता है कि ये मेरी मातृभूमि है, जिसके बीचों बीच मैं भींज रहा हूँ। ये धरती और आसमान के बीच जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरी मातृभूमि है। धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया है कि मुझे रास्ता तक नहीं सूझता। कवि कहते हैं कि यहाँ धान के पौधे लहलहा रहे हैं। धान के पौधे इतने हैं कि मातृभूमि ढक गई है और मुझे जाने का कहीं रास्ता नहीं सूझता। कोई रास्ता नहीं दिखता जिससे मैं गुजर कर आगे बढ़ जाऊं। और मैं मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता हूँ तुम्हारी ओर, जैसे वह समुद्र जो दौड़ता आ रहा है छाती के
सारे बटन खोले हाहाता। कवि कहते हैं कि जब आसमान और धरती के बीच में भींज रहा था, तब मुझे अचानक लगता है कि मेरी माँ, मेरी मातृभूमि मेरे सामने है। वह अपनी मातृभूमि के पास जाना चाहते हैं, किंतु धान के पौधों ने पूरी ज़मीन को, रास्ते को ढक दिया है, जिसके कारण उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता कि वो अपनी माँ से मिल सके। वे बदहवास दौड़ते हैं, ऐसे जैसे कोई मेले में खोया बच्चा दौड़ता है अपनी माँ से मिलने के लिए। उनके भीतर की जो गति है, वह गति समुद्र की तरह है। जिस तरह समुद्र दौड़ता है बाहर, समुद्र अपनी लहरों को चीरता हुआ दौड़ता है किनारे से मिलने के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने छाती के सारे बटन खोले हाहाता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही मैं अपनी मातृभूमि से मिलने के लिए दौड़ रहा हूँ। उठती हैं शंख ध्वनि कंदराओं के अंधकार को हिलोरती। कवि कहते हैं कि जब समुद्र उफान पे होता है, किनारे से मिलने के लिए हिलोरता है, तब उसकी ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है जैसे शंख की ध्वनि होती है। और शंख की ध्वनि इस प्रकार होती है जैसे किसी कंदरा, किसी गुफा को अंधकार हिलोर देती है। ठीक वैसे ही समुद्र का वेग और शंख की ध्वनि एक समान हो गई है। कवि कहते हैं कि ये बकरियां जो पहली बूंद गिरते ही भागी और छिप गई पेड़ की ओट में। कवि कहते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ बारिश हो रही है, भींज रहा हूँ, और साथ ही साथ ये बकरियां भी भींजती हैं। लेकिन बकरियों पर जैसे ही पहली बूंद गिरती है, वह भागती हैं और भागकर पेड़ की ओट में छिप जाना चाहती हैं। किंतु सिंधु घाटी का वह सांड चौड़े पट्टे वाला जो भीगे जा रहा है पूरी सड़क छेके। कहते हैं कि बचपन में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी किताबों में पढ़ा था। साथ ही साथ यह भी पढ़ा था कि वहाँ चौड़े पट्टे वाले सांड की एक तस्वीर उन्होंने अपनी किताबों में देखा था। उन्हें आज ऐसा प्रतीत हो रहा था, ये बकरियां तो पेड़ की ओट में छिप गई, किंतु ये वही सांड है जिसे उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने के क्रम में जाना था। उन्हें स्मरण हो रहा था कि यह चौड़े पट्टे वाला वही सांड है जो पूरी सड़क को छेके हुए है और भीगते जा रहा है। आगे कवि कहते हैं, वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह। कवि कहते हैं कि इस बारिश में केवल मैं नहीं भीग रहा, बकरियां भीग रही हैं, सांड भीग रहा है, और साथ ही साथ वह मजदूर भी भीग रहा है। किंतु उसके ऊपर बारिश की बूंदें उसे पूर्णतः भिगा नहीं रही, बल्कि बारिश की बूंदों को मजदूर सोख जा रहे हैं। किस प्रकार? ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी या ढेला बारिश को सोख लेता है। कवि कहना चाहते हैं कि मजदूर श्रम करते हैं और श्रम करने से उनका शरीर इतना मजबूत हो चुका है कि उन पे बारिश की बूंदें भी प्रभाव नहीं डालती। उनके शरीर बारिश की बूंदों को भी मिट्टी के ढेले के समान सोख लेते हैं। आगे कवि कहते हैं, घर के आंगन में वो नवोढ़ा नाचती और काले पंखों के नीचे कौवों के सफ़ेद रोए तक भीगते।
कवि कहते हैं कि केवल मजदूर बारिश को नहीं सोख रहे हैं, बल्कि घर के आंगन की नवोढाएं भी भीग रही हैं। वह नवोढाएं जो घर के आंगन तक ही जिनका दायरा सीमित होता है, वह घर के आंगन में भी भीग रही हैं। कहने का अर्थ यह है, घर के बाहर मजदूर कवि भीग रहे हैं और घर के भीतर आंगन में वो नवोढाएं भीग रही हैं जिनकी सीमा तय कर दी गई है। काले पंखों के नीचे कौओं के सफ़ेद रोए तक भीगते, यहाँ तक कि काले पंखों वाले कौए के सफ़ेद रोए यानी कि भीतर तक कौए भी भीग गए हैं। पशु नहीं भीग रहे हैं, साथ साथ पक्षी भी भीग रहे हैं। बात की जाए तो हमने पढ़ा पहले बकरियाँ, सांड, अब कौवे की बात आ रही है कि कौवे भी भीग रहे हैं और कहाँ तक, भीतर तक। ऊपर के काले पंखों से लेकर उनके भीतर के सफ़ेद रोए तक भीग गए हैं। और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यारे से गुत्थम गुत्था, जिस तरह इलायची के छोटे दाने आपस में गुत्थम गुत्था करके सटे रहते हैं, मिले रहते हैं, वैसे ही इस बारिश से तन मन सब कुछ भीग चुका है। केवल कवि का नहीं, बल्कि आसमान और धरती के बीच खड़ा कवि, बकरी, सड़क पे सांड, वो श्रम करने वाले मजदूर, वो नवोढाएं जो आंगन के दायरे में सीमित रहती हैं, वे कौवे जिनके पंखों के नीचे भी सफ़ेद होते हैं, वे तक इलायची के दाने की तरह गुत्थम गुत्था भीग चुके हैं। और कवि कहते हैं, ये सब तुम ही तो हो। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने कविता के इस अंश तक को पढ़ा और उसके अर्थ को जाना। अगली कक्षा में हम पुनः कविता के आगे के अंशों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके अर्थ को भी जानेंगे। धन्यवाद।